कैसे हैं आप लोग? 11th क्लास की हिस्ट्री किताब चल रही है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हम लोग, कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, मतलब कल्चर्स का भिड़ाव आपस में। कौन से कल्चर्स का भिड़ाव? तो यूरोप से बहुत सारे आप कह लो सेटलर्स निकल गए, कॉलोनियलिस्ट निकल गए और उनको लगा कि भाई हम इंडिया ढूंढेंगे, इंडिया ढूंढे नहीं, आपका कैरेबियन की साइड पहुंच गए, साउथ अमेरिका की साइड पहुंच गए और वहां पे बहुत सी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। और यहाँ पे जो कन्फ्रंटेशन हुआ इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में जो इनकाउंटर हुआ यूरोपियंस के बीच में और जो अमेरिका में रहने वाले लोग थे, लैटिन अमेरिका कह लो, साउथ अमेरिका कह लो, सेंट्रल अमेरिका कह लो, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे और जो यूरोप से लोग आए, इनके बीच में जो झड़प हुई 15वीं और 17वीं शताब्दी से लेके, इसको यहाँ पे इस चैप्टर में समझाया गया। देखिए, यूरोपियंस यहाँ पे अननोन ओशंस में निकल गए थे। अपने आप में बहुत गट्सी काम था ये भाई, ओशन में निकल जाना सेल करने के लिए। आपको पता ही नहीं है क्या छोर क्या नहीं है, बस स्पाइसेस, मसालों और चांदी की तलाश में निकल पड़े। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे यूरोपियन जो निकले थे ना वेंचर्स पे, बहुत सारे तो डूब गए समुद्र में, पता ही नहीं चला गए कहाँ। वहां पे उनको पता था कि हम निकल रहे हैं तो हो सकता है हम डूब भी जाए, पहुंचे ना, लेकिन कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। अब सबसे पहले इन रिस्की वेंचर्स पे जो लोग निकले वो थे स्पेनिश और पोर्तुगीज। इन्होंने पोप से बोला कि भाई जो भी आइलैंड हम ढूंढेंगे, जो भी लैंड, जो भी जमीन हम ढूंढेंगे, उस जमीन के ऊपर ट्रेड करने की, उसके ऊपर राज करने की आप हमें पूरी की पूरी अथॉरिटी दो और हम आपको समय समय पे पैसा भेजते रहेंगे। पोप को भी लगा कि चलो ठीक है यार, अपने पास तो पैसा आ ही रहा है, रिस्क पूरा इन लोगों का है तो जाने दो इनको। तो पोप में अथॉरिटी दे दी। तो एक इटालियन था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भाई निकला। उसको स्पॉन्सर किया था स्पेन के राजाओं ने। अब आपको कोई बहुत तगड़ा वेंचर करना है, निकलना है ओशन में, तो बहुत से आदमी चाहिए, बड़ी बड़ी बोटें चाहिए, बड़ा सारे सप्लाईज चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है पैसा खर्च होगा। तो ये पैसा दिया स्पेन के रूलर्स ने, पोप ने इनको अथॉरिटी दी और क्रिस्टोफर कोलंबस निकल चला। वेस्ट पेस ने सेल करना शुरू किया 1492 एडी में। टारगेट था इसका इंडीज पहुंचना, मतलब इंडिया पहुंचना, और इंडिया के जो ईस्ट में कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब इलाकों में पहुंचना। लेकिन ये पहुंचा कहां पे? ये पहुंचा साउथ अमेरिका में। समझ गए भाई? ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नाम की किताब पढ़ी थी। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो नाम की किताब में इंडिया और इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज उसके बारे में सुना था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, उसी को ढूंढने वो निकला, लेकिन पहुंच गया वो साउथ अमेरिका में। ठीक है भाई। अब ये जिन जगहों पे पहुंचा था, इसको लगा कि ये इंडिया पहुंच गया है, बट ये इंडिया नहीं था, ना ही ये इंडियंस थे, ये कुछ अलग ही दुनिया थी। और ये जो कल्चरल ग्रुप था ये एशिया का पार्ट नहीं था। यहाँ पे दो प्रकार के कल्चर फ्लोरिश कर रहे थे। हम बेसिकली किस इलाके की बात कर रहे हैं? तो अगर नक्शा देखा जाए तो साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट, ये जो सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है, जहां पे आज की डेट में आपको मैक्सिको दिख जाता है, इधर पनामा है, बीच में और भी बहुत सी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, सैन सैल्वाडोर। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका था, इन इलाकाओं पे कब्जा करने पहुंच चुके थे यहाँ पे यूरोपियंस। पहले से ही इन इलाकों में सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रही थी। अब किस प्रकार की सिविलाइजेशन फ्लोरिश कर रही थी? तो भाई दो प्रकार की सिविलाइजेशंस थी यहाँ पे। एक थी सेटल्ड सिविलाइजेशन। बेसिकली सेटल्ड तो दोनों थी, कहने का मतलब ये है कि सब्सिस्टेंस और ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज्ड। देखिए, एक तो थी स्मॉल सब्सिस्टेंस टाइप की इकोनॉमीज। कैरेबियन रीजन में, ब्राजील रीजन में छोटी छोटी ट्राइब्स ने अपने अपने इलाकों पे अपना अपना राज जमा रखा था और वहां पे नेचर के साथ सस्टेनेबल तरीके से वो रह रहे थे। दूसरा सिविलाइजेशन यहाँ पे जो स्टैब्लिश थी वो थी मोनार्कियल सिस्टम, बड़े बड़े मोनार्कियल सिस्टम, जिनका जो राज था बड़े इलाके में फैला हुआ था। उनका एग्रीकल्चर काफी हद तक डेवलप था, टेक्नोलॉजी डेवलप थी, माइनिंग की टेक्निक्स को इन्होंने इजाद कर रखा था। इनमें कौन कौन सी सिविलाइजेशन हैं? तो फेमस सिविलाइजेशन हैं जैसे कि एज़टेक सिविलाइजेशन हो गई, माया सिविलाइजेशन हो गई, पेरू के इनकाज हो गए। अगर आप यहाँ पे देखो नक्शे में तो एज़टेक एम्पायर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सदर्न मैक्सिको में। ओके, फिर माया कल्चर देखो तो यहां पे आपको माया कल्चर नजर आ रहा है। इनकास की अगर आप बात करोगे तो साउथ अमेरिका में इस जगह पे इनका आपको नजर आ रहा है। तो ये कल्चर्स आप कह लो एक बड़े इलाके में फैले हुए थे और बड़े इलाकों में उन्होंने अपनी बादशाहत बना रखी थी और इनकी बादशाहत को पहुंच के कौन तोड़ेगा? ये यूरोपियंस तोड़ेंगे, जो कि अब यहां पे पहुंच चुके हैं साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। तो हमने देखा कि यूरोपियंस के आने के समय पे दो प्रकार की सिविलाइजेशंस फ्लोरिश कर रही थी। एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल सोसाइटीज, छोटे छोटे इलाकों में अपने अपने इलाकों में एक ट्राइब सेटल हो रखी है, वो अपना अपना वहां पे गुजर बसर कर रही है। दूसरा बड़ा 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 सा एम्पायर बैठा हुआ है
ठीक है, जैसे इनकास हैं, एस्टेक्स हैं, इन्होंने अपना पूरा का पूरा अंपायर बना रखा है। जैसे मौर्य ने और मुगलों ने इंडिया में बनाया था, वैसे इन्होंने यहाँ पे बना रखा था। इनका तगड़ा मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर था, ये लोग यहाँ पे अच्छे खासे सेटल्ड थे। लेकिन इनकी सेटलनेस में अब बाधा पड़ने वाली थी, जो कि यूरोपियंस यहाँ पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ और जो भी बाकी अपडेट्स होती है मिल जाती है। पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है। लेकिन जब ये साउथ अमेरिका में पहुंच गए यूरोपियंस, अब साउथ अमेरिका वालों की हालत खराब होने वाली थी। इनके लिए डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले थे। इनके लिए पूरा का पूरा कल्चर इनका यहाँ पे तबाह होने वाला था। कल्चर तबाह करेंगे, इनके रहने का तरीका, इनके जीने का तरीका, इनके रिसोर्सेज को कब्जाना, इनको पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली यूरोपियंस ने एक्सप्लॉइट किया। बाद में जब स्लेव ट्रेड शुरू हुआ तो अमेरिका में जो कॉफी प्लांटेशंस थी, माइनिंग के लिए थे, उसके लिए अफ्रीका से स्लेव पकड़ के लाते थे ये यूरोपियंस, और उनसे यहाँ पे गधा मजूरी करवाते थे। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। तो बेसिकली ये जो लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में ये यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, इसने जो वहां के डोमेस्टिक लोग थे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को तबाह कर दिया, उनके मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर दिया, ओवरऑल उनके कल्चर को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। इन कल्चर्स के बारे में लेट 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पढ़ना शुरू किया। बहुत सारी जगहों पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रूइंस भी मिले हैं, जैसे कि 1911 का माचू पिचू नाम का, जो आप कह सकते हो इनका सिटी है, ये पाई गई। ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है दोस्तों। इसको स्पेन के जो कॉलोनिस्ट आए थे उन्होंने तबाह नहीं किया, क्योंकि इसका ध्यान नहीं गया इनका माचू पिचू की तरफ। माचू पिचू आज की डेट में बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पेरू के अंदर। कभी पेरू के अंदर लीमा में जाएंगे तो उसके पास माचू पिचू है, घूम के आइएगा। हालांकि हम जैसे इंडियंस लगभग आसपास थाईलैंड, बाली ही घूमते रह जाते हैं, कभी इतना दूर जा नहीं पाते। हालांकि हिस्ट्री में जिसको शौक रहा है, जिसको इंटरेस्ट रहा है, वो कहीं पे भी पहुंच गया है। तो आप देखोगे कि भाई अभी भी फोटोग्राफ से, मतलब जब रिसर्च करनी शुरू की गई, इन इलाकों की हिस्ट्री के बारे में खंगालना शुरू किया गया, तब पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, उनके बारे में जब लेटेस्ट तरीके से रिसर्च हुई। बात यह है कि जब यूरोपियंस ने इन पर्टिकुलर कल्चर्स पर अटैक करना शुरू किया और उसके बाद जब इनिशियल हिस्ट्री लिखी गई, तो यूरोपियंस ने हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा। यूरोपियंस ने लिखा कि कैसे हमने इन इलाकों को डेवलप किया, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे इलेबोरेट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टैब्लिश किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। लेकिन इन यूरोपियंस ने कभी भी उन नेटिव लोगों के बारे में नहीं लिखा जिनको सब्जुगेट करके यहाँ पे अपना राज जमा के रखे थे। लेकिन बाद में आप देखो तो इन नेटिव पीपल के बारे में लिखा जाने लगा। यूरोपियंस ने तो किस प्रकार से अपनी जर्नी की, अपने लॉग बुक्स को मेंटेन किया है। जीसस मिशनरीज अपने धर्म को फैलाने के लिए जब इन इलाकों में पहुंचे, इन्होंने अपनी किताबें वगैरह लिख रखी हैं। कैसे इन यूरोपियंस ने अमेरिका को ढूंढा, उसकी यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री लिख रखी है। लेकिन यूरोपियन सेटलमेंट से पहले जो लोकल लोग इन जगहों पे रहते थे, इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है यूरोपियंस ने। और इन इलाकों में यूरोपियंस के आने से पहले हजारों सालों से लोग रह रहे थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके आसपास के आइलैंड्स में रह रहे थे, कैरेबियन में रह रहे थे, माइग्रेशन हो रहे थे। बट यूरोप से जो लोग आए, इन्होंने तो निस्तो नाबूद करके रख दिया इनके लोकल कल्चर को। साउथ अमेरिका की बात करो तो बड़ा ही फॉरेस्टेड इलाका है, माउंटेनियस इलाका है। आज भी यहाँ पे बहुत हद तक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जो अमेजन नदी है वो आप देखो तो ओवरऑल पूरे के पूरे नॉर्थ साउथ अमेरिका को कवर करती है। मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में देखोगे तो आपको डेंसली सेटल्ड एरियाज ऑफ हैबिटेशन मिलेंगे कोस्ट और प्लेन्स के पास, और फॉरेस्टेड इलाकों में कहीं छोटे छोटे आप कह लो आइसोलेटेड हैमलेट्स में कुछ आपको विलेजेस भी नजर आ जाएंगे। तो आज भी इलाके बहुत हद तक माउंटेनियस हैं, बहुत हद तक फॉरेस्टेड हैं। माउंटेन्स हटाना उतना आसान नहीं, बट फॉरेस्ट काटे जा सकते हैं। बट इन इलाकों में आज भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पहले भी थे। बहुत हद तक इनका उतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, अब जरूर हो रहा है। लेकिन इन इलाकों की जब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की गई, तब पता चला कि भैया मायाज, एज़टेक, इस प्रकार के बहुत से कल्चर्स पहले फ्लोरिश किए। इन कल्चर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर हम समझते हैं कि भाई जो कैरेबियन के आइलैंड्स थे और ये जो ब्राजील नाम का आज का देश है, यहाँ पे जो कम्युनिटीज पाई जाती है, इनकी बात करेंगे। ये वो कम्युनिटीज हैं जो आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल तरीके से जीती थी। इनका कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग स्ट्रक्चर नहीं था। आइसोलेटेड हैमलेट्स में कम्युनिटीज बना के ये लोग सर्वाइव करते थे। तो यहाँ पे एक ग्रुप था जिसका नाम था अरावाकियन लुकायोस। ये they lived on a cluster of hundreds of small islands in the Caribbean Sea। तो कैरेबियन सी में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स में ये अरावाकियन लुकायोस स्टैब्लिश थे। आज की डेट में इन आइलैंड्स को बहामास बोला जाता है और ग्रेटर एंटिलीज बोला जाता है। और पहले ये जो अरावाक्स थे ना,
अरावाक्स मतलब ये अरावाकियन लुकायोस की बात कर रहा हूं। ये पहले लेसर एंटिलीज में रहते थे, बट लेसर एंटिलीज में कैरिब्स नाम के ट्राइब थी जो कि बहुत फियर्स ट्राइब थी। तो कैरिब्स ने दौड़ा दौड़ा के भगाया इन अरावाक्स को। अरावाक्स जाके आपके ग्रेटर एंटिलीज में स्थापित हो गए। अगर आपको ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्यूबा और हिस्पैनियोला के जो आइलैंड्स हैं वो हैं ग्रेटर एंटिलीज, और यहाँ पे जो छोटे छोटे आइसोलेटेड आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये हैं आपके लेसर एंटिलीज, और दोनों ही कैरेबियन सी में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो अरावाक्स थे ये ज्यादातर ग्रेटर एंटिलीज में सेटल्ड थे। ये जो करावाक्स थे पीसफुल लोग थे, इनको ज्यादा लड़ना वगैरह पसंद था नहीं। नेगोशिएशन में ये लोग भरोसा रखते थे, सीधे सीधे लड़ाई करना चाहते नहीं थे। बोट जबरदस्त बनाते थे, स्किल्ड बोट बिल्डर्स थे। क्या करते थे कि पूरा का पूरा ट्री काट लेते थे, और ट्री का जो आप कह लो ट्रंक होता था ना, उसको बीच से हॉलो कर देते थे, एक तरफ छेद बना के उसको बोट में कन्वर्ट कर देते थे। ये लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कॉर्न ग्रो करते थे, स्वीट पोटैटोस, ट्यूबर्स, कसावा ग्रो करते थे। ठीक ठाक इनके पास खाने पीने के लिए था। और इनकी एक सेंट्रल कल्चरल वैल्यू थी कि ओवरऑल पूरी कम्युनिटी मिलके सबके लिए काम करती थी। मतलब ये फूड कलेक्टिवली प्रोड्यूस करते थे। तो एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने खाने पीने का देखे और दूसरे भाड़ में जाए, ऐसा हिसाब नहीं था। फूड कल्टीवेट हो रहा है तो पूरी की पूरी कम्युनिटी वहां पे बैठ के खाना खाएगी, पूरी कम्युनिटी को खाना मिलना चाहिए, ये पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। क्लैन एंडर्स यहाँ पे इस कम्युनिटी को चलाते थे। पॉलीगॉमी कॉमन थी, मतलब एक आदमी एक से ज्यादा औरतों से शादी करता था। और अरावाक्स एनिमिस्ट थे। एनिमिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक जिंदा इंसान के अंदर सोल है, ये तो ज्यादातर कल्चर से माना जाता है। लेकिन जो मरी हुई चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे हो गए, पत्ते हो गए, आपके पेड़ मतलब ये माउंटेन्स हो गए, नदियां हो गई, अब इनकी कोई सोल नहीं है टेक्निकली देखा जाए। वैसे तो अब ह्यूमन बॉडी की भी सोल है नहीं है, वो अपने आप में एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट हो जाएगा, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो जीवित नहीं भी है, ठीक है, नदी हो गई, पहाड़ हो गया, इनको भी बोल दिया जाता था कि भाई इनकी एक आत्मा है, इनकी एक सोल है। इस प्रकार की सोच रखते थे एरावाक्स, और इस सोच को बोला जाता है एनिमिज्म, इसलिए इनको बोला गया एनिमिस्ट। एनिमिस्ट मतलब कि आज की डेट में मॉडर्न साइंस जो बोलती है कि भाई इस चीज में जान नहीं, जैसे मॉडर्न साइंस के हिसाब से भाई पेड़ में तो जान है, पौधों में जान है, लेकिन अब क्या पहाड़ में जान है, क्या रिवर्स में जान है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। ये अपने आप में जीवित एंटिटीज नहीं है, बट इनके अंदर भी सोल होती है, ऐसा मानते थे अरावाक्स। फिर यहां पे शमन्स थे। शमन करके एक लोग हुआ करते थे जो कि हीलर्स की तरह काम करते थे। किसी की तबीयत खराब हो गई तो उसका ध्यान देना, और ओवरऑल इस दुनिया में और जो सुपर नेचुरल था, जो भूत प्रेत टाइप की कहानियां थी, उस दुनिया के बीच के इंटरमीडियरीज की तरह रोल प्ले करते थे शमन्स, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है ना? भूत प्रेत की बातें उस समय पे भी हुआ करती थी, ऐसा ही नहीं कि केवल आज ही होती है। फिर ये जो अरावाक्स थे, ये गहने बनाते थे सोने का प्रयोग करके, लेकिन एक्चुअली में अरावाक्स के लिए एक्चुअली में इनको सोने की रियल कीमत नहीं पता थी, या फिर उसको वो उतनी कीमत देते नहीं थे। अब आज की डेट में दोस्तों देखो, हमें पता है सोने की क्या कीमत है, लेकिन अगर किसी को सोने की कीमत ना पता हो तो उसको तो चमकता हुआ पत्थर ही लगेगा ना। तो अरावाक्स के यहाँ कोई बहुत क्लियर इकोनॉमिक सिस्टम तो डेवलप हुआ नहीं था, तो इन अरावाक्स को सोने वगैरह की कीमत पता नहीं थी। तो ये ऑर्नामेंट सोने से बनाते थे, लेकिन सोने को इतनी वैल्यू नहीं देते थे जितनी वैल्यू यूरोपियंस ने सोने को दी थी। इसलिए अब अगर आप देखोगे, जब यूरोपियंस आए तो यूरोपियंस ने ग्लास बीड दिए। सोचिए, ग्लास बीड जब इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है ना, $1 प्रति केजी में इंपोर्ट होता है। और 1 केजी सोना कितने का मिलता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। 1 तोला 5, 5.5, 6,000 रुपए का मिलता है 10 ग्राम। तो आप समझो, ग्लास बीड्स देके एज़टेक से सोना ले रहे थे यूरोपियंस इतने चालू थे। चूंकि इन अरावाक्स को पता ही नहीं था कि सोने की क्या कीमत है यूरोप के अंदर, और अरावाक्स को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। अरावाक्स को ये गोल्ड ग्लास बीड्स बड़े अच्छे लगे। देखिए, इनिशियली आते लड़ाई शुरू नहीं हुई। जब बाहर से सेटलर्स आए यहाँ पे, तो जो लोकल लोग थे उन्होंने उनका स्वागत किया। हालांकि इन बाहर के सेटलर से बीमारी भी हुई लोकल लोगों को, प्लेग फैल गया, डायरिया फैल गया, बहुत सी बीमारी फैली। जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में लोकल लोग रह रहे थे, उनके पास बीमारियां नहीं पहुंची थी अब तक, तो उनके अंदर इम्यूनिटी भी नहीं थी। प्लेग जैसी बीमारियों से वो फैलने लगी, वो बड़ी तादाद में मरने लगे। और शुरुआत में एकदम से लड़ाई नहीं हुई, शुरुआत में थोड़ा ट्रेड हुआ, थोड़ा कॉपरेशन हुआ। लोकल लोगों ने बाहर के सेटलर्स का स्वागत किया, उनके साथ ट्रेड करने की कोशिश की। तो एज़टेक क्या करते थे, अपना सोना देते थे, सामने वाले से ग्लास बीड्स लेते थे। क्योंकि ग्लास बीड्स थोड़े चमकते हुए खूबसूरत से लगते थे, तो अरावाक ले लेते थे। उनको क्या पता कि भाई सोने की क्या कीमत है जो उनके पास है। फिर यूरोपियंस को ये जो हैमॉक नाम की चीज थी इन एज़टेक्स की, वो बड़ी पसंद आई। हैमॉक क्या होता है? कुछ इस प्रकार का होता है हैमॉक, मतलब कि पेड़ के आर्टिफैक्ट्स, पेड़ के पत्तों से, और आप कह लो कि जो भी लकड़ियां वगैरह हैं उससे इस प्रकार के झूलने वाले
लेटने के लिए, आराम करने के लिए जो ये प्लेटफॉर्म्स यहाँ बनाए जाते हैं, इनको उस समय पे हैमॉक बोला जाता था। तो हैमॉक बनाने में काफी एक्सपर्ट्स थे एज़टेक, तो यूरोपियंस को ये हैमॉक वाली चीज एज़टेक्स की काफी पसंद आई। प्लस एरावाक्स बहुत जर्नस थे। उन्होंने क्या किया, मदद की। जो बाहर के यूरोपियंस आए थे, जो स्पेनिश आए थे, स्पेनियार्ड्स आए थे, उनकी मदद की एरावाक्स ने। तो इन एरावाक्स ने इन यूरोपियंस को, स्पेनियार्ड्स को गोल्ड माइंस दिखाई, गोल्ड माइनिंग में इनकी मदद की, कोलैबोरेट किया इनके साथ। लेकिन ये कोलैबोरेशन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि ये जो स्पेनियार्ड्स आए थे, ये बाहर के जो यूरोपियंस आए थे, इनका माइंडसेट कॉलोनियल था। इन कॉलोनियल माइंडसेट वाले लोगों को कोई मतलब नहीं था इनके लोकल कल्चर से, एज़टेक्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से। जब इनको लगा कि हाँ भाई, इनको तबाह कर दो, इनका काम खत्म हो गया है, इनका रोल खत्म हो गया है, तो इन्होंने ब्रूटल तरीके से रेजिस्ट किया अरावाक्स को। अरावाक्स को मारा गया, काटा गया। जिस प्रकार के गन्स, ओवरऑल एम्यूनिशंस वगैरह थे इन यूरोपियंस के पास, यहां पे अरावाक्स लोकल लोगों के पास नहीं थे। डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए अरावाक्स के लिए 25 साल के अंदर। मतलब जब अरावाक्स इन यूरोपियन स्पेनिश लोगों से मिले, 25 साल के अंदर अरावाक्स का कल्चर तबाह हो गया, इनके रहने का तरीका तबाह हो गया, इनकी भाषा तबाह हो गई, इनकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म कर दी इन यूरोपियंस ने। फिर यहां पे एक और प्रकार के लोग थे जिनका नाम था तुपिनम्बा। ये जो तुपिनम्बा थे, वो साउथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पे रहते थे, ठीक है ना। और इनके विलेजेस भी थे फॉरेस्ट में। ये जो ब्राजील नाम का शब्द मिला है आज की डेट में ब्राजील कंट्री को, यहां पे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में एक ब्राजील वुड ट्री उगता है, उससे मिला है, ठीक है भाई। फिर आप देखोगे कि जो लोकल लोग यहाँ पे साउथ अमेरिका के फॉरेस्टों में रहते थे, ये डेंस फॉरेस्ट क्लियर नहीं पाते थे, बड़े बड़े पेड़ों को नहीं काट पाते थे। क्यों? चूंकि इनके पास आयरन नहीं था, ठीक है ना। तो आयरन के बिना, लकड़ी की ही कुल्हाड़ियों से थोड़े ना आप पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ दोगे। तो आयरन इनके पास नहीं था। लेकिन ये जो टुपिनम्बा नाम के लोग थे, इनके पास एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश की अच्छी खासी सप्लाई थी। मतलब बात यहां पे ये है कि जिस तक हद तक ये यूरोपियंस की टेक्नोलॉजी डेवलप थी, यहाँ के लोकल लोगों की टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोकल लोग खुश थे, अपनी एक हेल्दी लाइफ जी रहे थे, नेचर के साथ जी रहे थे। उनकी जरूरत की उनके पास सारी चीजें थी, कोई बीमारी उनके बीच में फैली नहीं थी, वो मजे में थे। जब यूरोपियंस यहाँ पे पहुंचे, इन साउथ अमेरिका के लोगों की जिंदगी में ऐसा लगा उफान सा आ गया और बर्बादी सी मच गई वहां पे। और ये जो यूरोपियंस थे, वो इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। यूरोपियंस आए थे आपकी स्पेन की और यूरोप की सोसाइटीज से। वहां पे चर्च का कंट्रोल, राजा का कंट्रोल, 10 तरीके के नियम कानून। इन ट्राइबल लोगों की लाइफ में कोई नियम कानून नहीं थे। मस्त ये सस्टेनेबल तरीके से अपनी इकोनॉमी में, अपने जंगलों में रहा करते थे, मस्त रहते थे। ये बात यूरोपियंस को बहुत जलाती थी और यूरोपियंस ने सिस्टमैटिकली इनके कल्चर को उखाड़ फेंका, बर्बाद कर दिया इनको, ठीक है ना। इनका कल्चर एकदम निस्तो नाबूद हो गया, ठीक है। तो कैरेबियन और ब्राजील में क्या हुआ, कुछ हद तक हमने समझा। अब सेंट्रल और साउथ अमेरिका में जो सिस्टम्स थे, एज़टेक्स, इनकास की हम बात करेंगे, मायास की हम बात करेंगे अगली वीडियो में। डिटेल में समझाऊंगा कि आपके एज़टेक्स के साथ क्या हुआ, इनकास के साथ क्या हुआ और मायास के साथ क्या हुआ। तो अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। आई होप आपको वीडियो में सुनने में मजा आ रहा हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।